नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309695238606089452386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। दोस्तों, इतिहास की श्रृंखला में हम लगातार आगे चल रहे थे और कुछ वीडियो पीछे आ चुके हैं जिसमें कि हमने क्रम से अध्ययन करना शुरू किया है। इतिहास को क्रमवार तरीके से पढ़ा जाए तो वो रोचक लगता है। ये चीज़ें आपसे पहले ही कही जा चुकी हैं, तो इन चीज़ों में समय नष्ट न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पीछे हमने शब्दावलियों पर चर्चा की थी और अंतिम जो हमारी बात हुई थी वो थी ऋग्वेद के मंडल। तो ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना है वेदों में और हमारे वैदिक साहित्य में भी सबसे प्राचीन है, शुरुआत यहीं से होती है। ये श्रुति परंपरा पर आधारित था और सारे वेद इसी की प्रेरणा लेते हैं। मतलब ये है कि गुरु जो थे वो अपने श्लोकों का वाचन करते थे, श्लोक रचते थे और उन्हें गाते थे, उनका गायन होता था। शिष्य उनके सामने बैठकर अपने गुरु के मुंह से निकले हुए श्लोकों को सुनते थे और सीखते थे। मन में कंठस्थ होते थे, उनकी मेमोरी में स्टोर हो जाते थे। उसके बाद जब वो बड़े होते थे, गुरु बनने योग्य होते थे, तो वो अपने शिष्यों को सिखाते थे। तो गुरु शिष्य परंपरा में ये जो वैदिक श्लोक हैं, वैदिक ऋचाएं हैं, ये आगे चलती रही। परिणाम ये होता है कि वेदों का एक बड़ा हिस्सा समाप्त होने के कगार पे पहुंच जाता है। तो उस समय वेद व्यास के द्वारा ये बीड़ा उठाया जाता है, कृष्ण द्वैपायन उनका नाम रहता है। तो उनके द्वारा ये बीड़ा उठाया जाता है कि वेदों को कंपाइल किया जाएगा। अगर संकलित नहीं किया गया तो ये जो अमूल्य धरोहर है ये नष्ट हो जाएगी। तो उस धरोहर को नष्ट होने से बचाने के लिए उन्होंने संकलित किया इसे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण काम था। अब यहाँ पर हमने मंडलों को देख लिया था, किस मंडल को किस ऋषि या उनके पूरे गोष्ठ ने, यानी उनका जो पूरा गुरुकुल था उसने रचा, ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ जो हम देखने वाले हैं वो यज्ञों के बारे में है। तो कुछ यज्ञ जो है वो अग्नि में आहुति देकर किए जाते थे। पीछे आपको बताया है कि अग्नि और देवताओं के बीच में, माफ कीजिए, अग्नि जो है वो देवताओं और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ का काम करने वाले देव थे। अग्निदेव जो है वो बीच में मध्यस्थ का काम करते थे। ये मनुष्यों द्वारा दी हुई आहुतियों को देवताओं तक ऊर्जा के रूप में पहुंचाने का जिम्मा संभालते थे। लेकिन वो तो आग के अंदर आहुति देकर किए जाने वाले यज्ञ थे। यज्ञ जो है वो मानसिक भी होते हैं। अब मानसिक यज्ञ कौन कौन से प्रकार के होते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आप देखें, ब्रह्म यज्ञ। अब ये ब्रह्म यज्ञ जो है ये असल में ज्ञानार्जन करने से संबंधित था। मतलब पहले के समय में निःशुल्क शिक्षा हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि आज के समय की तरह से मोटी फीस लेकर पढ़ाया जाता था। गुरुकुल होते थे, सिर्फ अन्न उसमें आवश्यक होता था, उसके लिए भिक्षावृत्ति भी प्रचलित थी, लेकिन वो भिक्षा निंदनीय नहीं थी। तो कुल मिलाकर वेदों को पढ़ना और पढ़ाना ये अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा यज्ञ था, जो कि शैक्षणिक उत्तरदायित्व था। तो लोगों को प्रबुद्ध बनाना, उनके बौद्धिक स्तर को ऊपर उठाना, उसके लिए वैदिक शिक्षा आवश्यक थी। तो वेदों को पढ़ाना ये क्या होता था? ब्रह्म यज्ञ होता था, जो कि ब्राह्मण करता था। ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे वेदाध्ययन करने वाला और वेद की शिक्षा देने वाला। यहाँ किसी जाति से तात्पर्य नहीं। आज के समय में जैसे ब्राह्मण जाति है या क्षत्रिय है, तो वो वाली जाति पहले नहीं थी। ये कर्म आधारित व्यवस्था पर आधारित है पूरा। जो ही ज्ञान देने का काम करता था वो ब्राह्मण होता था, जो रक्षक होता था वो क्षत्रिय होता था। बाद में उत्तर वैदिक काल में आप देखते हैं कि ये चीज़ें कठोर करके जन्म आधारित कर दी जाती हैं, जो कि निंदनीय है। तो कर्म आधारित व्यवस्था कहीं से भी गड़बड़ नहीं थी, उसे हमने देखा। इसके बाद भूत यज्ञ, सभी प्राणियों के लिए आहुति। मतलब जितने भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणी हैं, जो कि प्रकृति द्वारा निर्मित है और प्रकृति को देवी माना जाता था, तो देवी देवताओं द्वारा बनाए हुए जितने भी जीव हैं उनके कल्याण के लिए आहुति, तो वो होता था भूत यज्ञ। और ये आहुति कैसी होती थी? उन्हें अन्नदान किया जाता था। आज के समय में भी लोग कहते हैं ना, पंछियों के लिए पानी रखिए, दाना डालिए, या जो गली में घूमने वाले ऐसे बेसहारा जीव हैं उनका सेवा करिए। तो वो सारी चीज़ें पहले भी होती थी। वेदाध्ययन होता था, सबसे मूल काम वही था। तो गुरुकुल जो हुआ करते थे वहाँ वेदों का अध्ययन किया जाता था, यानी ऋचाओं का वाचन होता था। यज्ञ इत्यादि होते थे, मतलब आहुति देने वाले यज्ञ। उसके बाद गुरु की सेवा होती थी, आश्रम की सफाई होती थी। जो समय बचता था उसमें कोई दैनिक काम है तो उसको किया, अदरवाइज जितने भी जीव जंतु आसपास हैं जो कि सेवा के हकदार हैं, मतलब उन्हें किसी तरह की मदद की आवश्यकता है, तो बड़े ही निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की जाती थी, उनकी चिकित्सा की जाती थी। ये सब होता था भूत यज्ञ। इसके बाद दैव यज्ञ, अग्नि को आहुति दी जाती थी। अग्नि को आहुति देने वाले तमाम यज्ञों के बारे में हम आगे भी देखेंगे। इसके बाद है मनुष्य यज्ञ। तो मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या था? अतिथियों का सम्मान करना। गाय जितनी पवित्र संपदा मानी जाती थी, अतिथि भी उतना ही आदरणीय होता था। इसीलिए तो अतिथि आता था तो उसको गायें गिफ्ट की जाती थी, है ना।
तो ये सारे जो यज्ञ यहाँ पर दिए हुए हैं, इनका संबंध किस चीज़ से है वो आपको बताया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ हड़प्पा कालीन या हड़प्पा आप कहें कि हड़प्पा से संबंधित और जो वैदिक काल के स्थान है वो भी इसमें इंक्लूड है। कुल मिला के पुरातात्विक ये स्थलों की बात हो रही है। तो पंजाब राज्य में कौन कौन से हैं? रोपड़ है, दधेरी है और संगोल है। राजस्थान में नोह, जोधपुरा और मतलब जोधपुर की बात हो रही है, और गिलुंद है। गिलुंद नाम की जगह कहाँ पे है? ये राजस्थान में। हरियाणा में भगवानपुर है, दौलतपुर है, राजा कर्ण का टीला है, करनाल क्षेत्र पूरा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो स्थान है इस तरह के ऐतिहासिक महत्व वाले, उसमें आलमगीरपुर, हुलास, हस्तिनापुर, अहिछत्र, जखेरा और मथुरा, सोहगौरा, इस तरह के स्थानों को हम देखते हैं। तो ये कुछ स्थानों को तो हमने देख लिया। अब इसके बाद अगली टेबल जो है उसमें वेद और शाखाओं का वर्णन है। हर वेद की अपनी शाखाएं हैं। जैसे ऋग्वेद की जो शाखा है उसमें शाकल का नाम हम देखते हैं। सामवेद की शाखा में हम राणायनीय का नाम देखते हैं। कई सारी और भी हैं, यहाँ जो महत्वपूर्ण है वो दी हुई। इसके बाद यजुर्वेद, यहाँ आप देख रहे हैं। तो यजुर्वेद की जो शाखा है वो है कण्व, और अथर्ववेद की है पिप्लाद और शौनक। ये सब शाखाओं के नाम, इसमें से कई सारी ऋषियों के नाम पर रखी गई। अगली टेबल क्या है? अब यहाँ पर बौद्ध मठ की बात करेंगे। तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, गौतम बुद्ध का जमाना आ गया है। तो बौद्ध मठ कौन सा कहाँ पर है? मतलब अगर अभी के समय में, वर्तमान समय में आप उन्हें देखने जाना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे? जैसे कि घूम मठ है। घूम मठ जो है इसको यीगा चालिंग भी कहा जाता है। इसकी अवस्थिति पश्चिम बंगाल में है। घूम नाम की एक जगह है वहाँ पे। इसके बाद है रूमटेक। रूमटेक मठ जो है ये गंगटोक में पड़ता है, माने सिक्किम में पड़ता है। ताबो मठ जो है ये ताबो नाम का एक गांव है जो कि स्पीति वैली में है, स्पीति घाटी में है, और ये राज्य के हिसाब से देखें तो हिमाचल प्रदेश। तवांग जो है ये तवांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये तवांग जिला कहाँ पे है? अरुणाचल में है। नॉमड्रॉलिंग मठ जो है ये ड्रोंगलिंग मठ असल में है, तो ये मैसूर में पड़ता है। मैसूर मतलब मैसूरू अभी कहा जाता है, कर्नाटक राज्य के हिसाब से कर्नाटक। बोधिमंडा ये आपका बोध गया बिहार में है, और शंकर मठ जो है ये लद्दाख में है। साशुर मठ जो है ये लाहौल स्पीति यानी हिमाचल प्रदेश में, और मिड्रालिंग मठ जो है ये आपका पड़ता है देहरादून में। देहरादून मतलब उत्तराखंड। लिंगदम को देख लीजिए, ये गंगटोक में है। गंगटोक में आपने 2 ठे देख लिए। लद्दाख में एक और है थिकसे, लेह लद्दाख का क्षेत्र मतलब जिला, वहाँ पे अलची गोम्पा है। और हेमिस मठ जो है वो भी लद्दाख में। तो लद्दाख में कई सारे हैं, उनको आप एक साथ एक जगह लिख के याद कर सकते हैं। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का जो है वहाँ पे नामग्याल है, और की गोम्पा जो है ये स्पीति वैली हिमाचल में पड़ता है। तो एक प्रदेश में पाए जाने वाले जितने भी मठ हैं उनको एक साथ याद करेंगे तो मेमोराइज करने में आसानी होगी। अब आगे की जानकारी क्या है? तो आगे की जानकारी में हम क्षेत्र देखने वाले हैं और गणराज्यों के नाम देखने वाले हैं। तो अलकप्प क्षेत्र है, बुलीगढ़ राज्य से संबंधित है। पिपली वन जो है ये मोरियों से संबंधित है, और कपिल वस्तु जो है ये शाक्यों से संबंधित है, गौतम बुद्ध वाला कुल। और पावा जो है ये मल्लों से संबंधित है, मल्ल रिपब्लिक के तौर पे इसे जाना जाता है। आगे देखें तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूपों के नाम दिए, स्तूपों के प्रकार दिए हैं असल में। तो पहला तो शारीरिक स्तूप होता था। 4 प्रकार के स्तूपों का वर्णन है, शारीरिक, पारिभौगिक, उद्देशिक और पूजार्थक। तो शारीरिक स्तूप जो होते थे उसमें शरीर के अवशेषों को रखा जाता था समाधि के तौर पे, और उसके ऊपर इनका निर्माण किया जाता था उल्टे रखे हुए कटोरे की तरह आकृति। और पारिभौगिक जो थे ये बुद्ध या भिक्षुओं के द्वारा उपयोग की गई चीज़ों के ऊपर समाधि के तौर पे बनाए जाते थे। उद्देशिक जो है वो किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाए गए थे, जैसे मनौती टाइप का। और पूजार्थक या संकल्पित स्तूप जो होते थे ये छोटे छोटे होते थे, ये बड़े आकार के नहीं होते थे। जो बड़े वाले आप देखते हैं ना वो पूजार्थक नहीं है। और स्तूपों से लगे हुए जो स्थान होते थे, मतलब ये मंडप नुमा बनाए जाते थे, इनको चैत्य कहा जाता था। चैत्य जो है वो उपासना के लिए होते थे, ठीक, उपासना की जाती थी। और उपासना किसकी? जिसकी समाधि है उसकी। चैत्य शब्द जो है वो चिता से जुड़ा हुआ है, चिता मतलब समाधि। तो स्तूप जो है वो समाधि होते थे और चैत्य उनसे संलग्न होते थे। अब इसके बाद आप संप्रदाय और संस्थापकों के नाम देख रहे हैं। तो बौद्ध और जैन धर्म के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेक्ट डेवलप होते हैं। तो आप देखें कि इसमें नित्यवादी जो संप्रदाय है इसके संस्थापक थे पकुद कच्चायन। इनका नाम क्या है? पकुद कच्चायन। और अघोर क्रियावादी, माफ कीजिए, घोर अक्रियावादी जो संप्रदाय था इसके संस्थापक थे पूरन कश्यप। उच्छेदवादी या भौतिकवादी के थे अजित केसकंबलिन। और कहा जाता है, ऐसी किंवदंती है, अब ये कितनी सत्य है ये उस समय का कोई व्यक्ति रहेगा तो ही बता सकता है, कि इनके जो केश थे वो बहुत लंबे थे, मतलब घनी जटा थी और बहुत लंबी थी। इनकी खुद के कद काठी से भी ज़्यादा लंबे इनके केश हुआ करते थे। जब ये चलते थे तो इनके केश ऐसे जमीन पर लथराते हुए, मतलब झाड़ू लगाते हुए चलते थे। और इन्हें अपने शरीर का कोई ख्याल नहीं रहता था। असाध्य वीणा जो रचना है
किस कवि की है बताइएगा। तो असाध्य वीणा में यही तो कहानी है कि वीणा को साध नहीं पा रहा था कोई, तो अजित केस कंबलिन आते हैं और यही जो केस कंबलिन है ये वीणा को साध लेते हैं, मतलब वीणा को खुद को समर्पित कर देते हैं। और जब एक बार पूर्ण समर्पण होता है तो उसके जो साज हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। तो ये केश को अपने कंबल की तरह बिछा कर बैठ जाते थे, मतलब जहाँ बैठते थे वहाँ केश इनके नीचे बिछौने की भांति इन्हें आसन देने का काम करते थे, तो इसीलिए इनका नाम ही पड़ गया केश कंबलिन। अब यहाँ अजीत केश कंबलिन जो है इनका नाम है, और इनका संबंध किससे है? उच्छेदवादी या भौतिकवादी से। संदेहवादी या ज्ञेयवादी या निश्चयवादी भी कहलाते हैं। संजय बेठली पुत्र के द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना की जाती है। इसके बाद आजीवक सेक्ट है जो कि भाग्यवादी है, भाग्य पे भरोसा करते हैं। मक्खली पुत्र गोशाल, मक्खली माता का नाम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और भी आगे चलते रहें, लगातार हम आगे चलेंगे जब तक कि समापन न हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मौर्यकालीन कुछ तीर्थों के नाम है। अब तीर्थ का मतलब वो दान पुण्य और धर्म कर्म वाले तीर्थ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अधिकारियों की बात हो रही है। मतलब कुल मिलाकर हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा करने वाले हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स जो होते थे, मतलब ऑफिसर होते थे, उनकी पोस्ट का नाम दिया है, उस समय जिस नाम से पुकारा जाता था, और उसका अर्थ दिया है। तो ये अर्थशास्त्र के सर्वोच्च अधिकारी हैं। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो एक राजनीतिक ग्रंथ है जिसमें कि दर्शन भी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमें दर्शन होता है। तो कुल मिलाकर उस ग्रंथ के अंदर बहुत सारे तीर्थों का वर्णन है, मतलब पूरे मौर्य प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो उसमें जितने भी प्रमुख अधिकारी हैं उनका ब्यौरा दिखाई देता है। अब यहाँ पर उनके नाम दिए हैं, मतलब उन शब्दों का अर्थ दिया हुआ है। तो नाम दिया है और अर्थ दूसरी तरफ है, आप देख रहे हैं। देखिए इसमें कहा गया कि पुरोहित ये एक तीर्थ होता था मौर्य काल में, और असल में ये अधिकारी धर्माधिकारी या प्रधानमंत्री की हैसियत का आदमी होता था। ये असल में क्या होता था? धर्माधिकारी होता था, यानी न्याय करने का भी काम करता था, प्लस ये प्रधानमंत्री भी होता था। समाहर्ता ये राजस्व विभाग का प्रधान होता था, राजस्व इकट्ठा करने का काम ये करता था। सन्निधाता का काम राजकीय कोषाध्यक्ष का था, ये खजांची था पूरे सरकार का, मतलब पूरे प्रशासन का। प्रदेष्टा जो था ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। जितने भी मार काट वाले मुकदमे होते थे उनको सुलझाने का और उस पर न्याय सुनाने का या निर्णय सुनाने का काम ये इस न्यायाधीश का होता था, जिसका नाम था प्रदेष्टा। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। दंडपाल जो है ये सेना की सामग्री जुटाने वाला व्यक्ति था। सेना के लिए जितनी भी आवश्यक रसद या आवश्यक सामग्री होती थी उसको इकट्ठा करने का काम ये करता था। नागरक जो था ये नगर का प्रमुख अधिकारी था। दौवारिक जो था ये राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। इसके अधीन बहुत सारे छोटे छोटे कर्मचारी और अधिकारी हुआ करते थे जो कि इसके द्वारा दिए हुए आदेशों का पालन करते थे। तो पूरे महल का रख रखाव होता था। आटविक जो था ये, आटव शब्द जो है यहाँ देखें आप, शब्द से भी अर्थ निकल आ रहा है। तो आटव शब्द जो है ये जंगल के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। अब आप सोच रहे होंगे कि मौर्य जो है वो बड़े सक्रिय थे, वन विभाग भी बना दिया था। पेड़ों का संरक्षण थोड़े ही करते थे। शुरुआत में पेड़ों को बेहिसाब उजाड़ा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के जो महल हुआ करते थे वो आमतौर पर लकड़ी से ही बनाए जाते थे, ठीक है, मतलब उनका जो पूरा निर्माण स्थापत्य बनता था वो लकड़ी का होता था। और राजा जब एक महल से ऊब जाता था तो दूसरे महल में शिफ्ट हो जाता था। तो इस तरह से बहुत सारे महल बनाए जाते थे। तो लकड़ी का सिर्फ आवश्यक नहीं बल्कि जो अनावश्यक इस्तेमाल है वो भी हुआ करता था। पेड़ बड़े पैमाने पर काटे गए और जो सघन वन्य क्षेत्र था वो पूरी तरह से उजड़ जाता है। निर्वनीकरण का एक बड़ा कारण यहाँ सामने आता है, ठीक है। तो वनों का जो उत्पाद था, जिनकी कटाई छटाई करके अपने लिए इस्तेमाल किया जाता था, दोहन किया जाता था, उसको कंट्रोल करने का, उस पर अपना नियंत्रण करने का काम ये वन विभाग का अधिकारी करता था, जिसका नाम था आटविक। यहाँ पे वृक्षारोपण से कोई लेना देना नहीं। इसके बाद कर्मांतिक। तो कर्मांतिक का संबंध है उद्योग धंधों की मुखिया के तौर पे, मतलब उद्योग धंधे जो थे उनका ये मूल नियंत्रक अधिकारी होता था। इस तरीके से हमने देखा। और भी है, देखिए यहाँ पे मूल्य शब्द है। अब ये दक्षिण भारतीय शब्द है। तो मूल्य शब्द जो है इसका मतलब होता है पशुओं के चरने वाला स्थान, यानी चारागाह। और पालय का मतलब होता है सूखी जमीन, जो कि एकदम सूखी हो, वहाँ पर नमी न हो। कुरिंची का मतलब क्या होता है? तो कुरिंची का मतलब होता है पर्वतीय क्षेत्र। और मरुतम का मतलब होता है नदी का भूभाग, नदी का जो बेसिन एरिया होता है वो। अर्थशास्त्र में कुछ शासन के उप विभागों का भी वर्णन है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। उसके बाद आप देखें स्थानिक जो है ये सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। प्रशासन का जो सबसे छोटा स्वरूप हम देखते हैं वो ग्रामीण स्तर का होता था। उसके बाद उससे बड़ा आप देख रहे हैं स्थानिक होता था। स्थानिक में 800 गांवों का एक समूह होता था। और इससे क्रम से नहीं रखा गया है असल में। तो 800 गांवों का जो समूह था उसको स्थानिक कहा जाता था। और जो संग्रहण होता था वो मात्र 10 गांवों का समूह होता था। उस हिसाब से देखें तो सबसे छोटा संग्रहण है इसमें।
संख्या के लिहाज से, ठीक है। तो संग्रहण जो है वो 10 गांवों का समूह होता था। 200 गांवों का समूह जो है उसको खारवटी कहा जाता था और 400 गांवों के समूह को कहा जाता था द्रोणमुख, जबकि 800 गांवों का जो ग्रुप होता था उसको कहते थे स्थानिक। तो स्थानिक इसमें सबसे बड़ा है और सबसे छोटा क्या है, ग्राम है, और 10 गांवों का जो समूह है उसको संग्रहण कहते थे। तो ये सारी चीजें हमने देखी। आगे की जो बात है उसमें सम्राट अशोक की चर्चा है। तो सम्राट अशोक के शिलालेखों से ये प्रमाणित होता है कि उसके शासनकाल में 5 प्रांत हुआ करते थे। उससे पीछे वाला जो दो शासकों का शासनकाल है, मतलब बिंदुसार का और उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का, तो 4 प्रांत हुआ करते थे। 5वां कलिंग के तौर पे जुड़ जाता है, जो कि अशोक के समय में जुड़ता है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो प्रांत है उनके नाम दिए हैं और उनकी राजधानियों के नाम दिए। तो जो दक्षिणापथ था, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी, उत्तरापथ की तक्षशिला थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि साम्राज्य कितना विस्तृत था। तक्षशिला विस्तार, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, और सुवर्णगिरी जो है ये दक्षिणापथ की राजधानी। ये दोनों जो है ना, ये प्रांत तो थे ही, उसके अलावा ये राजमार्ग भी हुआ करते थे। उत्तरी पूरे क्षेत्र को जोड़ने का काम उत्तरापथ करता था, और जो दक्षिणापथ है वो दक्षिणी पूरे जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसको आपस में कनेक्ट करने का काम करता था। दक्षिणापथ अपेक्षाकृत निर्जन हुआ करता था क्योंकि वहाँ कंटकाकीर्ण वन पाए जाते थे, और दक्कन का प्लेटू उतना ज़्यादा अभी आबाद नहीं था, मतलब पूरा झाड़ी नुमा वहाँ पे जंगल बहुतायत पाए जाते थे, और जो ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय रास्ता है वो उपलब्ध था। तो वहाँ उतनी जो सघन आबादी है, जैसा कि गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में आबादी का संकेंद्रण था, वैसा उधर नहीं था। तो दक्षिणापथ आमतौर पर वीरान हुआ करता था, वहाँ से ऐसे कोई गुजरने का साहस नहीं करता था। और उत्तरापथ जो था वो ज़्यादा व्यस्त राजमार्ग के तौर पे इस्तेमाल होता था। और बाद में आप देखते हैं कि प्राचीन भारत का जो उत्तरापथ है जब एकदम से ध्वस्त हो जाता है, बाद में समय के साथ साथ जीर्ण हो जाता है। तो मध्यकाल में आप देखेंगे कि शेरशाह सूरी के द्वारा एक शेरशाह सूरी मार्ग की स्थापना की जाती है। वो असल में उत्तरापथ की ही एक रेखा पर स्थापित किया गया था। मूल रूप से वो राजमार्ग जो था वो उत्तरापथ था, उसी को आधार बनाकर शेरशाह सूरी ने कुछ दूरी तक अपने नाम से, मतलब शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से एक हाईवे की रचना की, मतलब करवाई। उसके दोनों ओर सराय बनवाता है, पेड़ लगवाता है, कुएं खुदवाता है, ताकि जनता की भलाई हो सके। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं। बाद में अंग्रेजों के ज़माने में आप देखते हैं कि जीटी रोड बन जाती है। तो इस तरीके से नेशनल हाईवे पहले भी हुआ करते थे आबादी के लिहाज। तो उत्तरापथ एक प्रांत के तौर पे यहाँ लिया गया है। कुल मिलाकर तक्षशिला उसकी राजधानी थी और दक्षिणापथ की थी सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी के नीचे आप तोसली को देख रहे हैं। कलिंग जो कि अशोक के समय में विजित किया गया था, अशोक के जीवन का एकमात्र युद्ध कलिंग युद्ध रहता है। राजधानी इसकी तोसली थी। ये प्रांत एक 5वां बन जाता है। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी और प्राची जो है पूर्वी क्षेत्र, उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ये मेन एरिया हुआ करता था, बाकी जो है वो किनारे वाले। तो यहाँ तक हमने देखा। अब आगे की जो कहानी है उसमें हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी यानी पाटलिपुत्र, आज का पटना, ये मानी गई है, शुरुआत से ही मानी गई है। और मौर्य साम्राज्य ही नहीं बल्कि मगध पर शासन करने वाले कई सारे राजवंशों ने पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया है। शुरुआती राजधानी इनकी राजगीर वाली थी, लेकिन उदयन के समय में पाटलिपुत्र का अच्छा खासा विकास किया जाता है। तो प्रशासन की सुविधा के लिहाज से साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया गया था। अब 4 प्रांत कौन कौन से हैं? तो पूर्वी भाग जो था, यहाँ प्रशासन अच्छे ढंग से चल सके। आप जानते हैं कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंट्रलाइज है, मतलब एक इतना ज़्यादा सख्त केंद्रीकरण था कि बहुत बार मिलिट्री रूल की संज्ञा इसको दे दी जाती थी। लेकिन इतना जो संगठित प्रशासन चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गठित किया गया था आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में, वही वजह थी कि भारत में बाहर से हमला करने का साहस आसानी से कोई नहीं कर पाता था, और करता था तो सफल नहीं होता था। तो एक तरह का वास्तविक अखंड भारत उस समय स्थापित होता है, जिसका कि स्वप्न बहुत लंबे समय से देखा जा रहा था, और उसकी आवश्यकता तो हमेशा रहती है। ठीक, अखंड भारत अगर रहे तो फिर खंडित करने का कोई साहस नहीं कर पाया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो बहुत समय तक रह नहीं पाता। तो इसके बाद आपने देखा यहाँ प्रांत दिया है और राजधानी का नाम दिया है। प्रांत राजधानी इधर भी दी है, 4 भाग हैं। तो पूर्वी भाग जो है उसकी राजधानी थी तोसली, धौली आप कह सकते हैं, और दक्षिणी भाग की राजधानी थी सुवर्णगिरी। पश्चिमी भाग की थी उज्जैनी और उत्तरी भाग की थी तक्षशिला। यहाँ प्रांतों के नाम के तौर पे आपने देखा है ना, वही चीज़ यहाँ दी हुई है, बस दिशा के हिसाब से दी, सेम चीज़ है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं नीचे वाली टेबल, तीसरी बौद्ध संगीति में नियुक्त जो धर्म प्रचारक थे उनके नाम दिए हैं, उनके क्षेत्र दे रखे हैं, और ये पूरा बटा हुआ है। तो मध्यांतिक को आप देख रहे हैं सबसे पहले कुछ यहाँ पे कश्मीर और गांधार क्षेत्र में धर्म प्रचार इनको करना था। महाधर्म रक्षित जो है ये महाराष्ट्र में धर्म प्रचार करने गए थे। महारक्षित का काम था यवन देश में अपना धर्म प्रचार करना। धर्म प्रचार का मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार करना। और सोन और उत्तर का जो क्षेत्र है ये सुवर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। तो ये सुवर्ण भूमि वाला जो क्षेत्र है इसमें धर्म प्रचार का काम ये
इनके जिम्मे सौंपा गया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो धर्म प्रचारकों के नाम हैं वो दिए हुए हैं, साथ में उनके जो क्षेत्र हैं जहाँ पे वो धर्म का प्रचार करने के लिए जाते हैं वो दिया हुआ है। आप जानते ही हैं कि तीसरी जो बौद्ध संगीति है वो अशोक के समय में होती है और अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर ही लिया था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया, बहुत सारे लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेजा, उसमें उसके खुद के जो पुत्र और पौत्र थे वो भी शामिल थे। तो परिणाम यही होता है ना। और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म बहुत तेजी से विस्तृत होता है, लेकिन जो मौर्य साम्राज्य है वो कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि धर्म प्रचारक की भूमिका में सारे शासक आ जाते हैं और नतीजा ये होता है कि साम्राज्य की नींवें हिलने लगती। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, सौराष्ट्र में कुछ गवर्नर नियुक्त किए गए थे, इनके भी नाम आप सुनते हैं। तो सौराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उनके नाम देख लीजिए, राज्यपालों के नाम, जैसे कि पुष्यगुप्त, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ पर राज्यपाल था। और चक्रपालित जो है ये स्कंदगुप्त के समय में राज्यपाल था। सुविशाख जो है ये रुद्रदामन के समय में, और ये क्या करता है, सुदर्शन झील का एक बार फिर से जीर्णोद्धार करवाता है, टूट फूट गई थी तो उसको रिपेयर करवाता है। और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे हमें ये सूचना प्राप्त होती है। ये शक छत्रप था, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद नीचे कुछ राजवंश और उनके संस्थापक, साथ में राजधानियों के नाम दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर्यक वंश से शुरू होता है। देखिए, ऐतिहासिक साक्ष्य जो है वो हर्यक डायनेस्टी से ही मिलता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं, बिंबिसार इसका संस्थापक था और राजगृह यानी राजगीर जो है वो इनकी राजधानी थी। इसके बाद नंबर आता है शिशुनागों का, और बिंबिसार के समय में ही आप देखते हैं पितृहंता राजवंश ये है, अपने पिता को मारकर शासन स्थापित करने वाला। तो कुल मिलाकर अजातशत्रु के समय में एक कैटोनमेंट एरिया डेवलप किया जाता है सोन और गंगा नदियों के मिलन बिंदु पे, संगम पे, और उसे वो जो क्षेत्र था उसे पाटलिपुत्र का नाम दिया। वो छावनी के तौर पे इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में उदयन के समय में उसे पूरा एक शहर के तौर पे, एक नगर के तौर पे बसाया जाता है और वहाँ राजधानी को कुछ समय के लिए स्थानांतरित किया जाता है। तो वो सारी बातें वहाँ से शुरू होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूरा हर्यक वंश है उसका अगर हम देखें तो राजगृह इनकी राजधानी थी। शिशुनागों के समय में वैशाली राजधानी हुआ करती थी, और नंदों के समय में महापद्मनंद जो है वो नंदों के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र राजधानी थी और उसके बाद लगातार पाटलिपुत्र ही रही है। मौर्यों के समय में बेसिकली पाटलिपुत्र ही थी, चंद्रगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, बाद में पूरा लंबा शासन चलता है। पुष्यमित्र शुंग जो है वो मौर्य साम्राज्य के अंतिम अयोग्य शासक को मारकर खुद विजेता सिद्ध होता है। ये कमांडर रहते हैं मौर्यों की आर्मी में और ये अपना शासन संभाल लेते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो राजधानी बनाई जाती है वो है पाटलिपुत्र, और इसने चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार के द्वारा जो शासन किया गया था मौर्य साम्राज्य में एकदम शुरुआती, वैसे साम्राज्य को स्थापित करने की कोशिश पुष्यमित्र के द्वारा की जाती है। लेकिन दिक्कत ये रहती है कि अब पहले जैसा सामर्थ्य लोगों के पास, मतलब इन लोगों के पास रहता नहीं। सामर्थ्य धीरे धीरे करके घट चुका था, बाहरी आक्रमण से साम्राज्य जीर्ण हो रहा था। तो उसमें जितना बन सका उतना पुष्यमित्र ने किया। आगे आप देखिए, कर्ण वंश जो है वो स्थापित होता है, और पाटलिपुत्र का जो पूरा क्षेत्र है, या आप कहें कि पूरा जो एम्पायर है वो सिकुड़ता जा रहा है, उसमें लगातार संकुचन हो रहा है। जितना फैला हुआ विस्तृत चंद्रगुप्त के समय में था उतना विस्तृत नहीं रह गया था। इसके बाद सातवाहनों का जो क्षेत्र है वो दक्षिण भारत है, प्रतिष्ठान इनकी राजधानी हुआ करती थी, और सिमुक के द्वारा जो आंध्र सातवाहन है उनकी स्थापना की जाती है। ये भृत्य राजवंशी कहलाते हैं। इसके बाद कुषाण वंश है, तो कुजुल कटफिशस के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। पुरुषपुर यानी पेशावर, ये इनकी राजधानी थी, पुष्कलावती क्षेत्र पूरा। और आप देखिए गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तब तक पाटलिपुत्र बहुत ज़्यादा सिकुड़ चुका था, काफ़ी हद तक ग्रामीण दशा में पहुंच चुका था नगर से। आमतौर पे गांव जो है वो नगर के रूप में विकसित होते हैं, ये नगर से ग्रामीण अवस्था में अपनी चला गया था। तो कुल मिलाकर श्रीगुप्त नाम के एक सामंत के द्वारा यहाँ पर अपने शासन की नींव डाली जाती है, और वो महाराज की उपाधि धारण करता है। श्रीगुप्त और घटोत्कच बाप बेटे, ये दोनों महाराज की उपाधि से संतुष्ट रहते हैं। लेकिन इसके बाद घटोत्कच का उत्तराधिकारी यानी चंद्रगुप्त प्रथम, वो जब शासक बनता है तो वो महाराजाधिराज की पदवी को धारण करता है, और वो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुप्त एम्पायर का। उसको भी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ राजवंशों की बात हो रही है। वाकाटकों को देख लीजिए, विंध्य शक्ति ने स्थापना की थी। राजधानी यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। वैसे वाकाटकों की राजधानी पर एक राय नहीं हो पाई है, लेकिन जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उससे नागार्धन को माना गया है कि ये वाकाटकों की राजधानी हो सकती है, लेकिन इसमें एक मत नहीं। इसके बाद हूणों को देख लें आप, तो हूण वंश का जो संस्थापक था वो तोरमाड़ था। हूण जो थे ये लुटेरे और आक्रमणकारी थे। सियालकोट इनकी राजधानी हुआ करती थी। वर्धन को देख लें तो वर्धन वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था पुष्यभूति, और पुष्यभूति राजवंश भी इसे कहा जाता है। थानेश्वर इनकी राजधानी थी, बाद में कन्नौज हो जाती है हर्ष के समय में, ठीक। और पांड्य वंश नेडियोन के मार्गदर्शन में स्थापित होता है। मदुरै इनकी राजधानी थी। विजयालय के द्वारा चोल राजवंश की नींव रखी जाती है। तंजौर इनकी शुरुआती राजधानी हुआ करती थी। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, ध्यान दीजिएगा। कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। राष्ट्रकूटों के संस्थापक थे दंतिदुर्ग और मान्यखेत इनकी राजधानी होती थी।
तैलप द्वितीय के द्वारा चालुक्य जो कल्याणी वाले थे उनकी स्थापना की जाती है। मान्यखेत कल्याण वाला इलाका इनका राजधानी के तौर पे दिखाई देता है। जयसिंह प्रथम ने जो बादामी के चालुक्य थे, वेंगी वाले चालुक्य जो है वो नीचे है, ध्यान दीजिएगा। तो वातापी या वादामी इसको कहा जाता है, बादामी भी कहा जाता है। तो बादामी वाले जो चालुक्य हैं इनके संस्थापक थे जयसिंह प्रथम और वातापी इनकी राजधानी थी। वही बादामी वातापी एक ही शब्द है। इसके बाद वेंगी के चालुक्य जो है विष्णुवर्धन के द्वारा इनकी स्थापना होती है। वेंगी इनका क्षेत्र था। और होलसे डायनेस्टी जो है ये नृपकाम द्वितीय या फिर शल्य के द्वारा स्थापित हुई थी। द्वार समुद्र इनकी राजधानी का नाम था। भिल्लभ पंचम के द्वारा यादव वंश की स्थापना की जाती है। देवगिरी इनकी राजधानी रहती है। और मयूर शर्मन को आप देख रहे हैं, बनवासी इनकी राजधानी थी और इन्होंने कदम्ब राजवंश की नींव को रखा था। इसके बाद काकतीय है और काकतीयों की जो राजधानी है वो अमरकोंड है। गंग वंश का अगर आप देखें तो ब्रजहस्त पंजम, यहाँ आप देख रहे हैं, ब्रजहस्त पंजम के द्वारा इसकी नींव रखी जाती है। कुवलाल और तलकाड ये इनकी राजधानियों के नाम है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। मुंगेर इनकी राजधानी हुआ करती थी। सेन वंश के थे सामंत सेन, अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। लखनौती इनकी राजधानी होती थी। कारकोटों की राजधानी, अच्छा कारकोटों के संस्थापक हैं दुर्लभ वर्धन, इनकी भी राजधानी में एक राय नहीं। उत्पल जो वंश है इनके अवंती वर्मन संस्थापक थे और लोहार वंश के थे संग्राम राज। तो इसमें संस्थापकों के नाम इंपॉर्टेंट है। बर्मन वंश को आप देख रहे हैं, पुष्य वर्मन के द्वारा नींव रखी जाती है। प्राग्ञ ज्योतिषपुर जो है असम का क्षेत्र, तो ये वाली इनकी राजधानी थी। कामरूप क्षेत्र वही असम को कहा जाता था, मायावी लोगों का क्षेत्र होता था। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार जो है इनको स्थापित किया था नागभट्ट प्रथम ने। कन्नौज इनका पूरा क्षेत्र था। और गढ़वाल डायनेस्टी के संस्थापक थे चंद्रदेव और कन्नौज इनका भी इलाका है। चौहान वंश जो है इसका इसके संस्थापक के तौर पे देखें तो वासुदेव का नाम आता है। और ये अजमेर अपनी राजधानी, अजय मेरू जो शहर था उसको ये अपनी राजधानी बनाते हैं। इसके बाद परमार वंश है और उपेंद्र इसके संस्थापक थे। धारा नगरी इनकी राजधानी थी। चंदेलों की राजधानी खजुराहो महोबा वाला क्षेत्र था। नन्नूक के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। सोलंकी डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो मूलराज थे। अहिनवाड़ इसकी राजधानी हुआ करती थी। कोक्कल के द्वारा कलचुरियों की नींव रखी गई थी और त्रिपुरी इनकी राजधानी थी। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और दिल्ली इसकी राजधानी थी। खिलजियों के संस्थापक के तौर पे आप जलालुद्दीन खिलजी को देख रहे हैं, दिल्ली राजधानी है। गयासुद्दीन तुगलक डायनेस्टी का संस्थापक था, दिल्ली इसकी राजधानी है। खिज्र खां के द्वारा भी जो सैयद डायनेस्टी की नींव रखी जाती है तो दिल्ली ही राजधानी बनाई जाती है। लोदियों के द्वारा भी वही दिल्ली राजधानी है। बहलोल लोदी इसका संस्थापक था। अब यहाँ से संगम वंश को देख लेते हैं कुछ। यहाँ पे हरिहर और बुक्का दो भाई थे, उनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। संगम वंश वहाँ से शुरू होता है और विजयनगर में ही फिर कई सारे राजवंश आते हैं। तो संगम के बाद जो अगला राजवंश है वो है सालुब। और सालुब की स्थापना, सालुब राजवंश की स्थापना करने वाले नरसिंह थे और ये क्षेत्र विजयनगर ही है। तुलुब को देख रहे हैं आप, तुलुब वंश की स्थापना करने का काम ये वीर नरसिंह के द्वारा किया गया था। विजयनगर राजधानी है। अरवीडू डायनेस्टी ये अंतिम थी विजयनगर एम्पायर की, उसके बाद इनका पतन हो जाता है। तो इसके संस्थापक का नाम है तिरुमाल और पेनुकोंडा इनकी राजधानी। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू था और गुलबर्गा बीदर वाला क्षेत्र इनका है। आदिल शाही वंश जो था, मतलब डायनेस्टी, उसके संस्थापक के तौर पे आप आदिल शाह को देख रहे हैं। बीजापुर क्षेत्र है। निजाम शाही का मलिक अहमद संस्थापक था, अहमदनगर इनका इलाका था। इमाद शाही का फतेहुल्ला इमाद शाह था, बरार इनका क्षेत्र था। और गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह का इलाका है, आप देख ही रहे हैं। शुरुआत वहीं से होती है कुतुब शाही राजवंश की। तो पूछा जा सकता है कि भाई संस्थापक कौन। बरीद शाही डायनेस्टी जो है उसका संस्थापक बीदर क्षेत्र इनका है और अमीर अली बरीद के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। शर्की डायनेस्टी जो है ये जौनपुर में अपना पूरा साम्राज्य स्थापित करते हैं। मलिक सरवर के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। तो ये सारा मामला हमने देखा। इसके बाद नंबर आता है मुगलों का। तो मुगलों का संस्थापक बाबर था और इनका जो क्षेत्र है राजधानी के तौर पे तो दिल्ली और आगरा दोनों रहा है। अब ये अलग अलग मुगल शासकों की बात। भोसले वंश के संस्थापक, मतलब वैसे तो देखा जाए तो शाहजी राजे भोसले संस्थापक वही थे, लेकिन मराठा शक्ति को अपने शिखर तक ले जाने का काम ये शिवाजी महाराज के द्वारा किया गया था। तो मराठों को एक बेहिसाब ताकत उनके पास पहले से ही थी, लेकिन संगठित शक्ति और एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे उभारने का जो श्रेय है वो शिवाजी महाराज का है। तो शिवाजी भोसले वंश के संस्थापक थे। रायगढ़ इनकी राजधानी थी। और हैदराबाद का जो स्वतंत्र राज्य है वहाँ निज़ामुल मुल्क ने अपना जो हैदराबाद पूरा राज्य है उसकी स्थापना की थी। तो चिनकिलिच खां निज़ामुल मुल्क के द्वारा हैदराबाद को राजधानी बनाया गया था। वैसे ही बुरहानुल मुल्क के द्वारा अवध साम्राज्य की स्थापना की जाती है। जो मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम है उस समय कई सारे स्वतंत्र राज्य स्थापित होते हैं। तो वो सब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ टेबल में हम संस्थापकों के नाम देख रहे हैं, राजधानियों के नाम देख रहे हैं और साथ में राजवंशों के नाम देख रहे हैं। अब इसके बाद मंदिर और उनसे जुड़े हुए राजवंश हैं। कौन सा मंदिर किस राजवंश के सौजन्य से बनता है और है कहाँ पर।
तो यहाँ देखिए आप खजुराहो टेम्पल। खजुराहो के जो मंदिर है ये बुंदेल या चंदेल राजवंश के द्वारा बनवाए गए हैं। छतरपुर मध्य प्रदेश का पूरा इलाका, यहाँ पे आप इन्हें देख सकते हैं। कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया है और एलोरा इसका क्षेत्र है, महाराष्ट्र। हजार खंबा मंदिर काकतीय वंश के सौजन्य से बना है, वारंगल तेलंगाना इसका क्षेत्र है। काकतीय वंश का ही वारंगल तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल है जो कि अभी चर्चा में था। इसके बाद बृहदेश्वर मंदिर जो है ये चोल वंश के माध्यम से बनवाया गया, तंजौर इसका इलाका है, तमिलनाडु। महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है, तटीय मंदिर है, ये पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, वहाँ पे ये अवस्थित है। पल्लवों के द्वारा ही कैलाशनाथ मंदिर बनवाया गया, कांचीपुरम तमिलनाडु में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये माउंट आबू राजस्थान अरावली पर्वतमाला में स्थित है और ये सोलंकी राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। विजयनगर एम्पायर के द्वारा हजाराराम मंदिर का निर्माण करवाया गया था जो कि हम्पी में पड़ता है, कर्नाटक में। और विरूपाक्ष मंदिर जो है ये चालुक्य वंश के सौजन्य से बनता है, पडक्कल जो कर्नाटक का है वहाँ पे इसकी स्थापना होती है, इसे बनवाया जाता है। सोलंकियों के द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, ये मोडेरा में है, गुजरात में। तो मोडेरा का सूर्य मंदिर के नाम से हम इसे जानते हैं। तो यहाँ तक हमने बहुत सारी लिस्ट और बहुत सारी सूचनाओं को देखा जिसमें कि बहुत सारे तथ्यों का आमना सामना आपसे हुआ। इन्हें रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और आगे की जानकारियाँ हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें कि हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ आप देखें वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिरों को और उसके बाद शैव धर्म से संबंधित मंदिर, संतों के नाम, ये सब हम आगे देखते हुए पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।